जो थर्ड पार्ट है यूज प्रिडिक्शन एक्टिविटी विल रीडिंग, इसमें ये बताया जाता है कि चिल्ड्रन अगर कुछ कहानी दे दिया जाए और बच्चे को ये पूरा कंक्लूजन ना बताकर सिर्फ ये बोला जाए कि सोचो कि आगे क्या होने वाला है, तो बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अ, जैसे थोड़ी जैसे कुछ कहानियाँ होती हैं ना कि जो बाद में सस्पेंस कुछ पता चलता है, तो थोड़ी सी कहानियाँ सुनो और फिर बच्चों से ये पूछो कि तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होने वाला है। तो जब इस तरीके की अगर हम बातें करते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा अटेंटिव होके सुनता है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी दिखाता है उस तरफ। तो इस तरीके की जो मेथड होती है उस मेथड को DRTA मेथड भी बोला जाता है, जहाँ पर डायरेक्टेड रीडिंग थिंकिंग एक्टिविटी होता है, जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि वो पूछना बंद कर देते हैं और फिर वो अपने थिंकिंग अपने प्रिडिक्शन लगाना स्टार्ट करते हैं। एक रिसर्च किया गया था जहाँ पे ये देखने को मिला था कि जो बच्चे ने ज़्यादा प्रिडिक्ट किया, ज़्यादा सोचा, ज़्यादा ये देखा कि मतलब क्या हो सकता है क्या नहीं, तो उन बच्चों को 72% चीज़ें वहाँ तक याद थी, और जिस बच्चे ने सिर्फ रोट लर्निंग की, जिसने सिर्फ रिमेंबर किया, उन्हें 43% तक ही याद थी। तो इसीलिए जब भी हम कुछ एक्टिविटी करवा रहे हैं या फिर कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हमें ये देखना चाहिए कि हम पूरा कंक्लूजन ना बताकर बच्चे को प्रिडिक्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कि जो बच्चा अगर क्लास में उनका ध्यान नहीं भी हो तो वो इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो और पार्टिसिपेट करे, और अपना 100% फोकस के साथ अगर वो करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा उन्हें इंटरेस्टिंग फील भी होता है। जो फोर्थ पार्ट है सो द स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट में, इसमें हम बात करते हैं कि बच्चे को सिंपल लैंग्वेज देना चाहिए। इजी टेक्स्ट होगा तो वो ईजिली उनके सामने एक्सप्लेनेशन करने में भी इजी होगा। उन्हें डायग्राम के थ्रू काफ़ी जल्दी समझ में आती है, तो उन्हें डायग्राम भी देना चाहिए। अगर कोई बच्चा है वो अगर टेक्स्ट के थ्रू समझ नहीं पाता है बट वो पिक्चर देख के वो कंक्लूड कर लेता है कि क्या कह रहा है, तो इसी कारण हमें जो टेक्स्ट के स्ट्रक्चर है वो थोड़ी ऐसा रखना चाहिए जहाँ पे बच्चे थोड़ा इजीली और जल्दी समझ सके। जो फिफ्थ पार्ट है चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कल्चर अंडरस्टैंडिंग स्टोरी डिफरेंटली, यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं, तो जब बुक की जो स्टोरी होती है ना वो किसी एक स्पेसिफिक ग्राउंड के बैकग्राउंड के ऊपर नहीं हो सकती है। वो एक ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए उन लोगों का जहाँ पे हर बच्चे उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सके, क्योंकि हर बच्चे का जो लाइफ एक्सपीरियंस होता है वो सेम नहीं होता। उनके कल्चर काफ़ी अलग होते हैं, उनके अपने एक्सपीरियंस अपने एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। जैसे एग्जांपल कोई बच्चा है जो सेम स्टोरी, एक क्लास टीचर है जो बच्चे को सेम स्टोरी सुना रहा है, बट हर बच्चे का अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है, तो इसीलिए हमें वैसी चीज़ें सुनानी चाहिए जहाँ पे बच्चे उन सारी चीज़ों से रिलेट कर सके। तो यहीं पे मैं वाइंड अप करती हूँ कि जो हमने स्कीमा थ्योरी में पढ़ा कि किस तरीके से ऑथर्स और बच्चों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोनों को मिलाकर एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होता है, किस तरीके से फंक्शन हेल्पफुल होते हैं और किस तरीके से हमें क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं वो ज़रूरत होती हैं जहाँ पे बच्चे और अच्छे से समझ सके। तो स्कीमा थ्योरी का मेन पर्पस यही है कि हम अपने अंडरस्टैंडिंग के थ्रू उन सारी चीज़ों को और अच्छे से समझ सके, जहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी होती है। जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में हमने शॉर्ट टर्म, वर्किंग मेमोरी और लॉन्ग टर्म पढ़ा है कि किस तरीके से ये हमें रिमेम्बरिंग में भी हेल्प करता है, जहाँ पे हमने फंक्शन और इम्प्लीमेंट में भी देखा कि इसके जो इम्पोर्टेंट हैं कि हमें वो चीज़ें याद हो जाती हैं या फिर उससे कुछ रिलेटेड चीज़ें हमें अगर दिखती हैं तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलता है उन सारी चीज़ों को याद करने के लिए। बस इतना ही। थैंक यू।